गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। सीमांचल के पूर्णिया में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों की वजह से उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। अमित शाह के हमले पर तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा कि सबको पता था कि वो यही बोलने बिहार आए हैं। अमित शाह ने बिहार में बीजेपी की जीत का दावा किया। किशनगंज में उन्होंने बिहार के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और 2024 की रणनीति पर चर्चा की। अब ये साफ हो गया है कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। शिरडी में साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि उनके परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं होगा। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन भरेंगे। उधर राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट ने लॉबिंग शुरू कर दी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। चर्चा है कि वो जल्द ही विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बीच राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया है कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के लिए झटका माना जा रहा है। अदालत ने शिंदे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट को 2 से 6 अक्टूबर के लिए हाईकोर्ट की ओर से ये इजाजत दी गई है। बीएमसी ने कानून व्यवस्था की दलील देकर दोनों गुटों की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीएमसी की दलील खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना खेमे में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल पर जमकर भड़के। पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने सरदार सरोवर डैम की चर्चा की और कहा कि डैम का शिलान्यास आजादी के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए। झूठा प्रचार किया गया कि अभियान पर्यावरण विरोधी है। जिस काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो मेरे आने के बाद पूरा हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा के यूरोप जाने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। अमन अरोड़ा 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 3 देशों की यात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी। केंद्र के फैसले पर अमन अरोड़ा ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल की नीतियों से डरती है। गौरतलब है कि अमन अरोड़ा उन 10 विधायकों में शुमार हैं जिन्होंने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जाएगा। इस संशोधन के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी। बिल पास होने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर यूपी सरकार बेहद संवेदनशील है। इंदौर में 7 साल की मासूम की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। आरोपी के घर पर नगर निगम ने हथौड़ा चला दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर पथराव किया और निगम की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सुबह के करीब बच्ची घर से बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी युवक उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसकी हत्या कर दी। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर इलाके के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन तीनों आरोपी अंकिता भंडारी के साथ ऋषिकेश आए थे, जहां विवाद के बाद अंकिता को पहाड़ पर से ही गंगा नदी में धक्का दे दिया। अभी तक अंकिता का शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें नहर में तलाशी अभियान चला रही हैं। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1021 अंक की गिरावट के साथ 58,059 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 302 अंक गिरकर 17,327 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में गिरावट रही। सबसे ज्यादा गिरावट सरकारी बैंकों के स्टॉक में दिखी। पीएनबी और कैनरा बैंक के स्टॉक 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों को 3 दिन में 6.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दिल्ली से लेकर नोएडा और गुरुग्राम तक कई जगहों पर पानी भरा है। नोएडा में डीएम दफ्तर में भी पानी भरने की तस्वीरें सामने आईं। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी पूरे एनसीआर में बारिश जारी रहेगी। उधर पहाड़ों पर भी जबरदस्त बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम के पीछे स्थित चेराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन ने श्रद्धालुओं को दहशत में डाल दिया और 2013 में हुए हादसे की याद दिला दी। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं और वो ये है कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, धार्मिक आजादी के नाम पर ऐसे इस्लामिक संगठनों का समर्थन किया जा सकता है जिस पर टेरर फंडिंग और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद करने के आरोप हैं। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसलिए हिंसक विरोध प्रदर्शन किए हैं क्योंकि देश की जांच एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसके 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पीएफआई के कार्यकर्ता और मुस्लिम कट्टरपंथी अब इस रेड को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये रेड नहीं बल्कि ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। यानी इस रेड को भी धार्मिक रंग दे दिया। सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इस्लामिक संस्था पर आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप हैं, जो आईएसआईएस जैसे खतरनाक संगठन की मदद करती है, अगर उसके खिलाफ कोई रेड की जाती है, कोई कार्रवाई की जाती है तो वो मुद्दा अचानक से सांप्रदायिक बन जाता है। पीएफआई के हजारों कार्यकर्ता आज यही कह रहे हैं कि देश की जांच एजेंसियों ने जो किया है वो सब कुछ गलत था और आज अपनी इसी बात को साबित करने के लिए पीएफआई द्वारा केरल में एक बंद बुलाया गया। यानी सोचिए उन्होंने पूरे के पूरे राज्य को बंद कर दिया और इस बंद में न सिर्फ हिंसा हुई बल्कि इन लोगों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया और हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरती नारे भी लगाए। यहां पर आपको हम आगे ये बताते हुए जरूर चलेंगे कि आप खुद देख लीजिए कि नफरती नारे कौन लगा रहा है और नफरत कौन फैला रहा है। अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये केरल के कोच्चि शहर से आई हैं। आज यहां केरल बंद के तहत पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने लोगों की दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी। वो दुकानें बंद नहीं करना चाहते थे। इस दौरान एक रेस्टोरेंट पर भी इन लोगों ने हमला किया और इस रेस्टोरेंट के मालिक की गलती सिर्फ ये थी कि ये एनआईए की रेड के समर्थन में था और इसने अपना रेस्टोरेंट बंद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद इसकी क्या हालत हुई ये आप देख लीजिए। और बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी पीएफआई के कार्यकर्ताओं के लिए है इस देश में तो क्या इन दुकानदारों के लिए नहीं है? क्या इनके पास ये अधिकार नहीं है कि ये खुद से तय कर सकें कि इन्हें अपनी दुकान बंद करनी है या खोलनी है? आज पूरे केरल में पीएफआई द्वारा शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। यह दिखाने की कोशिश की इन लोगों ने कि देखिए हमारे अंदर कितनी ताकत है और अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम देश में आग लगा देंगे। इस दौरान सरकारी बसों से लेकर पुलिस की गाड़ियों तक सबको इन्होंने निशाना बनाया। केरल के कई शहरों में जैसे तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर और कोल्लम समेत और भी कई शहरों में पीएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई और कहा गया कि जो लोग पीएफआई के बंद का समर्थन नहीं करेंगे उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। केरल के लोगों में पीएफआई का डर इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से शायद लगा पाएंगे, जिनमें यह व्यक्ति पीएफआई के गुंडों से खुद को बचाने के लिए हेलमेट पहनकर बस चला रहा है।
ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है और ये तस्वीर आज हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे सच्ची तस्वीर है। इस तस्वीर को आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए। यही है आज की तस्वीर। और यह तस्वीर क्या बताती है आपको कि एक कर्मचारी जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, जो अपनी ड्यूटी पर जाना चाहता है, जो अपना रोजमर्रा का काम करना चाहता है, जो अपना कर्तव्य निभाना चाहता है, इस मामले में ये जो बस ड्राइवर है इसका एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य ये है कि इसे बस में जो पैसेंजर्स हैं उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी उठाने के लिए इसे अपनी जान खतरे में डालनी पड़ रही है और हेलमेट पहनकर बस चलानी पड़ रही है। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र को मानते हैं। लेकिन क्या इन्हें अपने काम पर जाने की आज़ादी है? क्या इन्हें इस बात की आज़ादी है कि ये तय कर सकें कि ये घर बैठेंगे या काम पर जाएंगे? क्या ये आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है? केरल के अलावा आज कर्नाटक में भी पीएफआई के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हुई है। तो केरल तो अलग बात है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी यही किया। कर्नाटक में बेलगाम और मुंबई नेशनल हाईवे को इन प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक बंद रख कर दिया, जिससे ट्रैफिक जैम लग गया और आम लोगों को बहुत परेशानियां हुई। अब फिर वही सवाल है कि जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो इस हाईवे से जाना चाहते थे, क्या लोकतंत्र में उनके कोई अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि वो भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर सकें और ये तय कर सकें कि उन्हें इसी रास्ते से निकलकर जाना है? और उग्र भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने यहां पर भी धार्मिक नारे लगाए। यहां बड़ी बात जो आप सबको नोट करनी है वो ये कि ये लोग चाहते हैं कि इन्हें हर चीज की आजादी हो, ये आतंकवादियों की मदद करते रहें, हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए बाहर से पैसा लाते रहें, हमारे देश के युवाओं का ब्रेन वॉश करते रहें, उन्हें आतंकवादी बनाते रहें, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई ना हो, और अगर की तो ये धर्म को बीच में ले आते हैं। लेकिन बड़ी बात सोचने वाली ये है, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, इस दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है जो आतंकवाद का समर्थन करता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो हिंसा का समर्थन करता है? और अगर नहीं है तो फिर ये सारे लोग इस तरह के मामलों में धर्म को बीच में कैसे ला सकते हैं? अब केरल के कुन्नूर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां आज आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंककर हमला किया गया। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस देश की जांच एजेंसियों को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
पीएफआई का जो नेटवर्क है हमारे देश के 23 राज्यों में फैल चुका है और ये एक खतरनाक जाल की तरह हमारे देश में अब फैलता जा रहा है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां किसी भी तरह की हड़ताल का आयोजन करने और बंद बुलाने पर अदालत द्वारा रोक लगाई गई है। यानी अदालत का मतलब आप समझिए, अदालत का मतलब है इस देश का कानून, अदालत का मतलब है इस देश का संविधान, और अदालत का मतलब है कि केरल राज्य में बंद बुलाना गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक कानून होता है, संविधान होता है। लेकिन इस सब के बावजूद पीएफआई ने आज केरल को जबरदस्ती बंधक बनाकर उसे बंद कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से केरल हाई कोर्ट को आज इस मामले में खुद से ही संज्ञान लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए यह कहा है कि पीएफआई के जिन लोगों ने केरल का यह बंद बुलाया और केरल को बंद किया, इस दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उन सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों ने अदालत की अवमानना की है। असल में अगर आप देखेंगे तो पीएफआई के लिए ना तो सरकार कोई मायने रखती है, ना इस देश की अदालतें मायने रखती हैं, ना इस देश का संविधान मायने रखता है और ना ही वो हमारे कानून को मानने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से हम पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आपने देखा होगा हम कई दिनों से ये मांग लगातार करते आए हैं और बार बार हम ये कहते आए हैं कि कश्मीर में अगर आतंकवादी 32 वर्षों तक सिनेमा हॉल पर पाबंदी लगा सकते हैं और हमारी सरकार उस पाबंदी को तोड़ नहीं पाती, तो हम पीएफआई पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते। इसलिए आज फिर से वो मांग करते हैं कि पीएफआई पर पाबंदी जल्द से जल्द लगनी चाहिए। एनआईए और ईडी ने पीएफआई पर देश के 15 राज्यों में इसलिए कार्रवाई की थी क्योंकि जांच एजेंसियों को टेरर फंडिंग के मामलों में पीएफआई की भूमिका के बारे में पता चल गया और आरोप है कि पीएफआई के लोग भारत में आईएसआईएस को मजबूत करने का काम कर रहे थे और इस आतंकवादी संगठन में भारत के मुस्लिम नौजवानों को शामिल कराया जा रहा था। इस रेड के बाद पीएफआई को लेकर कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां पता चली हैं और वो आप भी आज सुन लीजिए। और इसलिए आपको सुनना होगा, आप इस देश के किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी राज्य में, गांव में रहते हैं, ये सब कुछ आपके शहर में, आपके गांव में भी हो सकता है, आपके घर के आसपास भी हो सकता है। और आपको कैसा लगेगा अगर आपके घर के आसपास या आपके शहर के आसपास आपको यह पता चले कि वहां आईएसआईएस के कुछ आतंकवादी पनप रहे हैं। जैसे तमिलनाडु से एनआईए ने बरकतुल्ला नाम के जिस पीएफआई नेता को गिरफ्तार किया है, उसके पास एक जीपीएस रिसीवर डिवाइस और 2 वायरलेस कम्युनिकेशन वॉकी टॉकी मिले हैं। ये वो डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल समुद्री क्षेत्र में सफर करने के लिए उस दौरान किया जाता है। यानी हो सकता है कि पीएफआई का यह नेता समुद्र के रास्ते हथियार और टेरर फंडिंग की गतिविधियों को अंजाम दे रहा हो। तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिन्हें लेकर देश विरोधी साजिश का शक पैदा होता है। इन 4 लोगों में एक व्यक्ति वो है जिसे इंदौर के सांप्रदायिक दंगों के लिए पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था और कुल मिलाकर पीएफआई के अब तक 18 बड़े नेता इस वक्त एनआईए की कस्टडी में हैं और इन सभी लोगों से पूछताछ अभी चल रही है। आज हम आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं, आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए आज अगर देश की जांच एजेंसियों ने अपना काम करना बंद कर दिया और ऐसी रेड्स होनी बंद हो गई तो क्या होगा। आज अगर हमारे जैसे जो न्यूज एंकर्स हैं जिन पर लोग कहते हैं कि नफरत फैला रहे हैं, अगर हमने इन्हें एक्सपोज करना, पीएफआई जैसे लोगों को एक्सपोज करना बंद कर दिया तो क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो होगा ये कि इस देश में वही दौर लौट आएगा जब आए दिन हमारे देश में सीरियल बम धमाके हुआ करते थे। हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब याद कीजिए, आज से कुछ वर्ष पहले तक जब दशहरे और दिवाली का त्योहार आया करता था तो इन त्योहारों से पहले आपके अपने परिवार वाले लोग कहने लगते थे कि बाजारों में जरा ध्यान से जाना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचकर रहना। यह बात हम आपको कर रहे हैं 2004 से 2012 के बीच। उस जमाने की बात याद कर लीजिए। वर्ष 2005 में दिल्ली में
और इसके बाद 2006 और 2007 में उत्तर प्रदेश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 2008 का मुंबई हमला आपको भी याद होगा, 26/11 का मुंबई हमला। आए दिन इस तरह के बम ब्लास्ट होते थे। आए दिन हमारे देश में आतंकवादी कहीं ना कहीं या तो हत्याएं कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, ये ब्लास्ट कर रहे थे। अब हम इन तस्वीरों को भूल चुके हैं और भूलना भी चाहते हैं, लेकिन आज मजबूरी है कि आपको ये दोबारा तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि आज अगर देश की जांच एजेंसियों ने इन आतंकवादियों को रोकने के लिए यह कार्रवाई बंद कर दी तो वो दौर वापस लौट आएगा जब त्योहारों के समय लोग बाजारों में जाने से डरते थे, शॉपिंग मॉल्स में जाने से डरते थे और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं आए दिन होती रहती थी। आप भी याद कर लीजिए। याद कर लीजिए, प्रेशर कुकर में बम मिलता था, टिफिन बॉक्स में बम मिलता था, स्कूटर में बम फिट हो जाता था, मोटरसाइकिल में बम फिट हो जाता था, साइकिल में बम फिट हो जाता था, बाजारों में कहीं ना कहीं आपको बम मिल जाता था। और हमारे ही अपने परिवार के लोग, उस जमाने के लोगों को शायद याद होगा, हमारे अपने परिवार के बड़े बूढ़े ये कहने लगे थे अपने बच्चों से कि खास तौर पर जब त्योहार आने वाले होते थे, दशहरा दिवाली आने वाला होता था, तो परिवार के बड़े लोग ये कहते थे कि अब ऐसे में बाजारों में जाना बंद कर दो, शॉपिंग करना बंद कर दो, शॉपिंग मॉल्स में मत जाओ, सिनेमा हॉल्स में मत जाओ, क्योंकि न जाने कहां पर कौन सा आतंकवादी कोई बम ब्लास्ट कर दे। क्या आप चाहते हैं कि वो दौर हमारे देश में दोबारा लौट आए? पिछले 10 सालों में, 8 से 10 सालों में आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसा कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है और इस तरह के जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हैं वो होने बंद हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चैन से बैठ जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी याददाश्त को कमजोर कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में हमने सैकड़ों हजारों लोगों को खोया है उन्हें भूल जाएं। ये जो संस्था है पीएफआई, इस पर सिर्फ टेरर फंडिंग और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की मदद करने का ही आरोप नहीं है, बल्कि इस इस्लामिक संगठन का मकसद इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज मैं अपने साथ पीएफआई का एक दस्तावेज लेकर आया हूं जो मेरे हाथ में, जिसमें यह लिखा है कि वर्ष 2047 तक कैसे भारत में इस्लामिक शासन ये लोग लाने की कोशिश करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, दस्तावेज जो मेरे हाथ में है, बिहार पुलिस को यह दस्तावेज उस समय मिला था जब बिहार पुलिस ने जुलाई के महीने में पीएफआई के सदस्यों पर एक बहुत बड़ी रेड की थी और रेड के दौरान उन्हें पीएफआई के मेंबर्स के पास यह दस्तावेज मिला। आज वही दस्तावेज मैं अपने साथ लेकर आया। इस दस्तावेज में क्या लिखा है सुनकर आप चिंतित हो जाएंगे। पहली बात, पीएफआई को लगता है कि अगर देश की 10% मुस्लिम आबादी भी उसके साथ संगठित हो गई तो भारत में वर्ष 2047 तक मुसलमानों का वैसा ही शासन आ जाएगा जैसा अंग्रेजों से पहले मुगलों के जमाने में भारत में हुआ करता था। यानी इनका जो सपना है और इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि 2047 में, आप जानते हैं ज्यादा समय नहीं है, 2022 तो आ ही गया है और 2047 भी कुछ ही वर्षों की बात है। तो 2047 तक इनका लक्ष्य है कि भारत में ये वही स्थिति पैदा करेंगे जो अंग्रेजों के शासन के आने से पहले थी, जब भारत में मुगलों का राज चलता था। दूसरी बात जो इसमें लिखी है, भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का भरोसा जीतना बहुत ही जरूरी है। अगर पीएफआई हिंदू वर्ग को बांटकर 50% दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ लाने में सफल हो जाता है तो भारत में इस्लामिक शासन लाना मुश्किल काम नहीं होगा। यह भी इसमें लिखा है। तीसरी बात जो इसमें लिखी है, अगर देश में एक बार इस्लामिक सरकार आ गई तो न्यायपालिका से लेकर भारत की सेना में बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोगों को स्थापित कर दिया जाएगा जो पीएफआई के अपने लोग होंगे और वो पीएफआई के एजेंडे को ही आगे बढ़ाएंगे। चौथी बात इसमें लिखी है, अगर 2047 तक
भारत में इस्लामिक शासन लाना है तो इसके लिए पीएफआई को घर घर पहुंचाना होगा। इसलिए पीएफआई के कार्यकर्ता देश के जितने भी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, ये मुहिम उतनी ही मजबूत और संगठित होती चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश को, समाज को तोड़ना चाहते हैं अपने इस सपने को कामयाब बनाने के लिए। द पार्टी शुड ऑल्सो गेन द ट्रस्ट ऑफ 50% ऑफ SC, ST एंड OBCs एंड एमर्ज एज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो SC हैं, ST हैं और जो OBC के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि ये लोग मुख्य धारा से निकलकर पीएफआई जैसे संगठनों के साथ जुड़ जाएं। इसके लिए इनको क्या करना होगा? इन लोगों में नाराजगी भरनी होगी, इन लोगों को भड़काना होगा। इस जो पिछड़ा वर्ग है, SC, ST, दलित वर्ग है, इनको यह बताना होगा कि आपके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। इन्हें इनके अंदर असंतोष की आग पैदा करनी होगी ताकि ये लोग भी देश को तोड़ने की बात करने लगे। और इसीलिए आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में न सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि जातियों के नाम पर भी समाज को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। इसके बाद ये लिखते हैं, वी ड्रीम a 2047 where the political power has returned to the Muslim community from whom it was unjustly taken away by the British Raj। तो कह रहे हैं कि 2047 तक, यानी आप समझ लीजिए अगले 25 साल कोई बड़ा समय नहीं होता। अगले 25 सालों में ये चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने जब मुगलों से शासन छीन लिया था, वो शासन वापस मुसलमानों के हाथ में आ जाए, जो इस्लामिक शासन होगा। और यहां पर आपको एक बात जरूर सोचनी चाहिए, हालांकि जो ये बात कह रहे हैं उसके पीछे एक मेरिट है और सही भी है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब भारत में मुसलमानों का ही शासन था, मुगलों का ही शासन था। और कल्पना कीजिए कि अगर भारत में अंग्रेज ना आते और अंग्रेजों की सरकार भारत में ना बनती और हम अंग्रेजों के गुलाम ना होते तो क्या होता? तो होता ये कि मुगलों का शासन ही ऐसे चलता रहता और आज शायद भारत एक इस्लामिक देश बन चुका होता। अगर अंग्रेज बीच में ना आ गए होते, वो अंग्रेजों के 200 वर्ष अगर आप हटा देंगे तो आपको वो इस्लामिक शासन ही नजर आएगा, आपको वही मुगलों का शासन नजर आएगा। और अगर अंग्रेज बीच में से हट जाएं तो वो दौर वापस लौट आएगा और उस दौर को ये लोग वापस लाना चाहते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री को देखेंगे, मुस्लिम्स वर ऑलवेज इन माइनॉरिटी एंड फॉर विक्ट्री वी डू नॉट नीड टू हैव अ मेजॉरिटी। तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो अल्पमत में हैं और हमें बहुसंख्यक होने की जरूरत भी नहीं है, हमें मेजॉरिटी में आने की जरूरत भी नहीं है। PFI is confident that even if 10% of total Muslim population rally behind us, PFI would subjugate the coward majority community to their knees। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ 10% मुस्लिम आबादी भी अगर आ गई तो जो बहुसंख्यक आबादी है भारत में, जो कि कायर है, हम उन्हें उनके घुटनों पर ले आएंगे और फिर वापस भारत में इस्लामिक शासन की वापसी हो जाएगी। ये कह रहे हैं। आज हम आपको PFI पर हुई इस रेड के पीछे की कहानी भी बताना चाहते हैं। इस रेड को इसका पूरा खाका देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल द्वारा तैयार किया गया था। यानी ही वॉज द मैन बिहाइंड दिस रेड। अजीत डोवल का दिमाग था पूरा, उनका इंप्लीमेंटेशन था। और इस रेड की योजना उस दिन बननी शुरू हुई थी जब 2 सितंबर को अजीत डोवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केरल के कोच्चि शहर आए थे। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा था। आप याद कीजिए, हमने भी तब यह विश्लेषण किया था। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय अजीत डोवल ने केरल पुलिस के बड़े अफसरों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी और इसके बाद वो केरल से दिल्ली जाने के बजाय महाराष्ट्र गए, जहां उन्होंने PFI के ठिकानों पर रेड करने के लिए NIA और ED के अधिकारियों के साथ पूरी योजना तैयार की। यह भारत के इतिहास की शायद पहली ऐसी रेड थी जो सिर्फ 4 घंटों तक चली और इस दौरान कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान सांप्रदायिक दंगे फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके लिए खास तौर पर कंट्रोल रूम्स को सेट किया गया। कंट्रोल रूम्स बनाकर यह तय किया गया कि ऐसा कुछ भी होने से पहले ही रोक दिया जाएगा और इसको इतना गुप्त रखा गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि यह रेड कब होने वाली है। और फटाफट सब होमवर्क पहले से किया गया था।
कुछ ही घंटों में रेड की गई और उसके बाद ये सारी गिरफ्तारियां हो गई। जब तक पीएफआई के लोग जागते उससे पहले काम हो चुका था। सोचिए आज रेड के बाद जब पीएफआई के कार्यकर्ता इतनी हिंसा कर रहे हैं, अगर उन्हें पहले इसकी भनक लग गई होती तो वो पूरे देश को अब तक जला चुके होते। आपको लग रहा होगा कि भारत के सारे मुसलमान पीएफआई पर हुई इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पीएफआई इसमें धर्म को बीच में ला रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे देश के मुसलमान आज भी देशभक्त हैं। हमारे देश के जो मुसलमान हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस कार्रवाई का पूरा समर्थन किया है और यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में सब लोग धर्म के नाम पर अंधे नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज आपको उन मुस्लिम धर्मगुरुओं की और नेताओं की बात भी सुननी चाहिए जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर यह कार्रवाई बिल्कुल सही हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है और ये सारे लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ हैं। एनआईए और भारत सरकार की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो पीएफआई पर कार्रवाई की है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और पीएफआई के साथ एसडीपीआई इनकी एक राजनीतिक संगठन है और पीएफआई जो है ये सिमी आदि की जो संगठन था उससे निकला हुआ संगठन है, ये आतंकवादियों का संगठन है और ये तमाम फंडिंग इनको जो है खाड़ी देशों से आता है, उस फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है देश, यदि वो कार्रवाई देश में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में जो माहौल नफरत का बना हुआ है और अगर किसी भी संस्था के खिलाफ, ये पर्टिकुलर संस्था की बात नहीं है, किसी भी संस्था के खिलाफ अगर एविडेंस हैं और उनकी ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या उनके लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको उन लोगों के बयान सुनाते हैं जो पीएफआई पर हुई इस रेड का विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए, ये सब होने के बावजूद ऐसे भी लोग हमारे देश में आज भी हैं जो इस रेड का, इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का बराबर का अधिकार है और आखिर में आपको तय करना है। ये तरीका कि पार्टी पर या पाबंदी लगाई, आप पार्टी पर पाबंदी लगा रहे हैं क्या? ये क्यों लगा रहे हैं भाई? उसका क्या जुर्म है? वो जोड़कर मुसलमानों के मसाइल को, मतलब ये है कि लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और उनका जुर्म क्या है बताओ? अब पीएफआई पर हुई कार्रवाई को लेकर तो हमारे देश में बड़ी बहस हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हुआ, लेकिन एक माहौल जो हमारे देश में बन रहा है वही माहौल अब दूसरे देशों में भी बनने लगा है और ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय मूल के लोगों और खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले अब लगातार बढ़ने लगे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन हमलों पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमला हो गया, कनाडा में खालिस्तान बनाने की बात हो रही है, वोटिंग हो रही है, लेकिन इसे लेकर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे देश के जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आज भारत के विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारत के उच्चायोग ने वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई कि भारत सरकार को एक एडवाइजरी जारी की गई, अपने लोगों करनी पड़ी। इस एडवाइजरी में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में कनाडा में हेट क्राइम्स, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं, इसलिए कनाडा में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर कोई भारतीय खुद को कनाडा में असुरक्षित महसूस करता है तो वो भारतीय उच्चायोग या कॉन्सुलेट से तुरंत संपर्क कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है जब किसी देश के विदेश मंत्रालय को और वहां के दूतावास को अपने नागरिकों के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़े और उसे ये लगे कि उसके नागरिक उस देश में सुरक्षित नहीं है। एक तरफ भारत है जहां पीएफआई के कहने पर मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं। हमारे देश में आंदोलन चल रहे हैं कि हमें हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए, हिजाब पहनकर ही स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, परीक्षा में भी हिजाब पहनकर ही जाएंगे और अगर हिजाब नहीं दिया तो परीक्षा भी नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ईरान है जहां हिजाब का विरोध करने के लिए अब महिलाएं अपनी जान तक दे रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब बहुत बड़े पैमाने पर आग की तरह फैल चुका है। इसलिए ईरान पर नजर रखना आज हमारे देश के लोगों के लिए भी जरूरी है।
इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तेहरान समेत ईरान के 10 से ज्यादा शहरों में इस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान के 31 में से 17 प्रांत ऐसे हैं जहां हिजाब के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, और वहां के 50 बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं। उन महिलाओं पर जो कह रही हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगी। और अब तक कुल 31 लोगों की मौत इन विरोध प्रदर्शनों में हो चुकी है। 31 लोगों का मरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईरान में हिजाब और दूसरे नियमों का पालन कराने के लिए एक विशेष पुलिस बल बनाया गया है, जिसे धार्मिक मामलों की पुलिस कहते हैं। ये जो पुलिस है, ये वहां हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं को बुरी तरह पीटती है और पीट भी रही है। लेकिन इस बार ईरान की महिलाएं बहुत हिम्मत के साथ अपने हिजाब उतारकर उन्हें जला रही हैं, अपने बाल काटकर विरोध कर रही हैं। आपको ईरान की आज की नई तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है और एक कट्टर इस्लामिक देश ईरान में एक दूसरी ही उल्टी गंगा बह रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में हिजाब पहनने के लिए ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश है, वहां हिजाब के खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। जैसा भी हमने आपको कहा, ईरान में एक धार्मिक पुलिस है जो ऐसे लोगों पर नजर रखती है, ऐसी महिलाओं पर नजर रखती है जो हिजाब नहीं पहन रही या जो इस्लाम के तौर तरीकों का पालन नहीं कर रही, और वो जो पुलिस वाले होते हैं वो इनको मारते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। इसमें ईरान की धार्मिक पुलिस का एक व्यक्ति जाता है, एक महिला को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना है। मैं आपको दोबारा तस्वीर दिखाता हूं। अब देखिए, यह व्यक्ति जा रहा है, उस महिला को थप्पड़ मारा, देखिए, क्योंकि उस महिला ने ठीक से बुर्का नहीं पहना, हिजाब नहीं पहना, थप्पड़ मारा उस महिला को, थप्पड़ मारकर वापस आया। यह है धार्मिक पुलिस। अब देखिए कि ईरान के जो लोग हैं वो अब ऐसे धार्मिक पुलिस वालों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। अब पूरी तस्वीर देखिए, आपको इससे ईरान के लोगों का गुस्सा पता चल। देखिए, अब आम जनता आ गई और इन लोगों ने इस धार्मिक पुलिस वाले का क्या हाल किया, यह आप देख लीजिए। यह ईरान की सबसे शानदार तस्वीर है, जिसमें ईरान की आम जनता का गुस्सा, रोष आपको दिखाई दे रहा है और कैसे धार्मिक पुलिस वालों की वहां पर सड़कों पर पिटाई हो रही है। यह एक बदलते ईरान की तस्वीर है। ईरान में यह विरोध प्रदर्शन 16 सितंबर से चल रहे हैं, जब वहां 22 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी और इस लड़की का नाम था महसा अमीनी। इस लड़की को तेहरान की धार्मिक पुलिस ने 13 सितंबर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने घर से बाहर निकलने पर अपने सिर को हिजाब से पूरी तरह से ढका नहीं था, और आरोप है कि इसी के बाद इस लड़की को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की हिरासत में उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कानून लाकर महिलाओं के लिए हिजाब पहनने को अनिवार्य किया था। पहला देश है जहां बाकायदा कानून लाकर हिजाब अनिवार्य किया गया। यह बात है वर्ष 1981 की, और इससे पहले वहां वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के तहत बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ था और खुमैनी नाम का नेता ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया था। खुमैनी इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित था, बहुत कट्टरपंथी था, और यही वजह है कि उसने ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही वहां की महिलाओं पर हिजाब पहनने के कानून को थोप दिया। लेकिन समय का चक्र देखिए, आज उसी ईरान में
हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अब से कुछ वर्षों तक पहले तक इस बारे में कोई बात भी नहीं करता था। आज मुस्लिम छात्राएं हमारे देश में स्कूल में भी हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं। कह रही हैं कि स्कूल की क्लास में, कॉलेज की क्लास में और परीक्षाओं में भी वो हिजाब पहनकर ही जाएंगी। इस सब के बीच एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी पत्रकार को इसलिए इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया क्योंकि इस पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। ईरान के राष्ट्रपति आजकल न्यूयॉर्क में हैं क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। अमेरिका की इस महिला पत्रकार का नाम है क्रिस्टियन अमनपोर और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति के सामने जो कुर्सी है वो खाली है क्योंकि इस पत्रकार ने इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति का लगभग 40 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि जब तक ये महिला पत्रकार हिजाब नहीं पहनेगी तब तक मैं उसे इंटरव्यू नहीं दूंगा। और इस महिला पत्रकार ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए ये इंटरव्यू नहीं हुआ, कुर्सी खाली रह गई। बड़ी बात यह है कि यह इंटरव्यू अमेरिका के न्यूयॉर्क में होना था, जहां ईरान की तरह हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के राष्ट्रपति चाहते थे कि यह महिला पत्रकार जब उनका इंटरव्यू करे तो हिजाब पहनकर उनके सामने बैठे, क्योंकि इस महिला पत्रकार के पिता मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे और एक मुसलमान थे, जबकि उनकी मां ईसाई धर्म से थी। और यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने इस महिला पत्रकार पर हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला, लेकिन यह पत्रकार नहीं मानी और आज भारत की मुस्लिम छात्राएं इस पत्रकार से बहुत कुछ सीख सकती हैं। अब हम आपको रशिया लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त लाखों पुरुष किसी भी तरह रशिया छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध में भेजने का फैसला किया है, इनकी मर्जी के खिलाफ। और इसके बाद से रशिया के तमाम एंटी वॉर ग्रुप्स और रिजर्व फोर्स के जवान पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि यूक्रेन के लोगों के साथ इनका खून का रिश्ता है, इसलिए ये यूक्रेन में अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर की हैं, जहां इस समय 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हैं और लगभग 7,000 गाड़ियां रशिया से जॉर्जिया की सीमा में प्रवेश करने का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा इस तरह की भीड़ और अफरा तफरी रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर पर भी है, जहां रशिया की रिजर्व फोर्स के हजारों जवान अपना देश छोड़कर भागने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लंबी लंबी लाइनें वहां लगी हैं। रशिया से कुल 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें फिनलैंड, जॉर्जिया और टर्की 3 ऐसे बड़े देश हैं जहां रशिया के लोग बिना वीजा के कभी भी जा सकते हैं। रशिया के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इस समय हजारों लोगों की भीड़ है, जिसकी वजह से रशिया के पड़ोसी देशों में जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 5 से 6 गुना तक बढ़ चुका है, क्योंकि फ्लाइट्स में जगह नहीं है। और मॉस्को एयरपोर्ट पर इस समय बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं मॉस्को के हवाई अड्डे पर। मॉस्को से टर्की के इस्तांबुल, आर्मेनिया और अजरबैजान जाने वाली किसी भी फ्लाइट में अब एक भी सीट खाली नहीं बची है। एक हफ्ते पहले मॉस्को से दुबई की फ्लाइट का एक टिकट 84,000 रुपए का था, जो अब 4,20,000 रुपए का हो गया है। इसी तरह से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से टर्की की फ्लाइट का एक टिकट पहले 30,000 रुपए का था, अब वही 70,000 रूबल्स यानी 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा रशिया में तमाम एयरलाइंस को यह कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि वो 18 से 65 वर्ष के पुरुषों को टिकट ना दें और इन लोगों को देश से बाहर जाने से रोका जाए। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने कहा है कि जब से पुतिन ने अपने देश के 3 लाख पुरुषों को यूक्रेन में तैनात करने की बात कही है, तब से रशिया में गूगल पर सिर्फ 2 ही चीजों पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। रशिया के जो पुरुष हैं वो सबसे ज्यादा 2 चीजें ढूंढ रहे हैं गूगल पर। एक तो है हाउ टू लीव रशिया, मतलब रशिया को कैसे छोड़कर भागा जा सकता है, और दूसरा जो सर्च कर रहे हैं वो लोग वो ये है हाउ टू ब्रेक योर आर्म एट होम। हिंदी में अगर बताएं तो ये लोग ढूंढ रहे हैं गूगल पर कि घर पर रहते हुए ही अपना हाथ या अपने हाथ की हड्डी को कैसे तोड़ें। वो इसलिए
क्योंकि अगर हाथ की हड्डी को तोड़ लेंगे, कोई हड्डी टूट जाएगी, तो ये युद्ध में जाने से बच जाएंगे और ये कह पाएंगे कि मैं घायल हूं या मैं बीमार हूं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। तो रशिया में बहुत सारे लोग अपना हाथ तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, हड्डी तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि युद्ध में ना जाना पड़े। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा की है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक या सीमित रूप से, और मोबिलाइजेशन का मतलब है रिजर्व सैनिकों को लामबंद करना। सरल शब्दों में कहें तो रशिया में जो लोग सेना से रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने रशिया की सेना में 12 महीनों की अनिवार्य सेवा के तहत ट्रेनिंग ली है और काम किया है, ऐसे पुरुषों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाएगा। और क्योंकि यह फैसला आंशिक रूप से लागू किया गया है, इसलिए रिजर्व फोर्स के सभी जवानों को यूक्रेन नहीं भेजा जा रहा, बल्कि फिलहाल अभी 3 लाख जवानों को वहां तैनात करने की बात है। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो 2.5 करोड़ लोगों को सैन्य सेवा के लिए लामबंद कर सकते हैं और उनके पास कुल 20 लाख ट्रेंड रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि पुतिन के इस फैसले के खिलाफ रशिया के लगभग 38 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक वहां 1,500 से ज्यादा लोगों को या तो हिरासत में लिया जा चुका है या फिर उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन रशिया की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप के देश इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर विरोध चल रहा है। इस विरोध का एक कारण यह भी है कि इसी साल जब फरवरी के महीने में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, उस समय पुतिन ने रशिया के लोगों से वादा किया था कि वो रिजर्व फोर्स के जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को युद्ध में नहीं भेजेंगे। पुतिन ने यह बयान इसी साल मार्च में दिया था, इसलिए यहां सवाल उठता है कि आखिर मार्च से सितंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि रशिया को अपना यह स्टैंड बदलना पड़ा और अब उसे नए सैनिक भेजने पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है युद्ध में रशिया की सेना को हुआ जबरदस्त नुकसान। हालांकि रशिया के लोगों के विरोध को देखते हुए पुतिन ने अपने देश की संसद में एक प्रस्ताव पास करवा लिया है, जिसके तहत अगर 18 से 65 वर्ष का कोई भी रिजर्व सैनिक युद्ध में जाने से इनकार करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस खबर से जुड़ी 2 और बातें हैं। पहली बात, पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद देना जारी रखते हैं ऐसे ही, और इससे रशिया की अखंडता पर खतरा पैदा होता है, तो वो युद्ध में सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यानी पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस मुद्दे पर अब भारत का रुख बहुत अहम हो गया है। आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात की थी व्लादिमीर पुतिन से, तो उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और कल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री ने भी यही बात दोहराई है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कही थी। ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि शांति का है, और हो सकता है कि इस जो स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो उसके मायने जो हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। इसका एक मायने ये भी हो सकता है कि शायद भारत यूक्रेन और रशिया के बीच शांति कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बयान दिया था ये इसलिए दिया हो ताकि वो पूरी दुनिया का एक मूड सेट कर सके, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को ये बता सकें कि वो अगर पुतिन के साथ बातचीत करें तो हो सकता है कि पुतिन इस युद्ध को रोकने पर मान जाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान था, इसे आप ये मत समझिए कि उन्होंने सामने बैठकर बिना सोचे समझे कोई बयान दे दिया होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है और हो सकता है इसी बयान के आधार पर आगे चलकर यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध जो है ये समाप्ति की ओर जाए। और ऐसे में वो ये भी हो सकता है कि पुतिन चाहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास आएं, वो उनसे रिक्वेस्ट करें या कोई ऐसा हल निकालें जिससे उनके लिए इस युद्ध से वापस जाना आसान हो जाए। और इसी समय, ऐसे ही समय में वो जानबूझकर और ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं युद्ध का, जानबूझकर वो और सैनिक भेज रहे हैं और जानबूझकर न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे रहे हैं। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1846 में आज ही के दिन सौर मंडल के ग्रह नेपच्यून यानी वरुण की खोज फ्रेंच और ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर की थी। इसकी खोज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के जरिए की गई थी, यानी इसकी खोज में टेलीस्कोप के अलावा दूसरे वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। 19वीं सदी में किसी कैलकुलेटर या वैज्ञानिक उपकरण के बिना सिर्फ कागज और कलम से एक ग्रह की खोज करना एक शानदार उपलब्धि थी।
पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़े नेपच्यून ग्रह पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। अब तक नासा का स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ही एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब से गुजरा था। वीडियो गेम बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनी निंटेंडो की स्थापना 1889 में आज ही के दिन जापान के क्योटो में हुई थी। निंटेंडो ने मारियो जैसे कई मशहूर गेमिंग कैरेक्टर्स की रचना की। निंटेंडो ने ही अपने गेमिंग कंसोल्स के जरिए सबसे पहले मोशन गेमिंग को लोकप्रिय बनाया था। और आखिर में आपके लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का एक अंश। उन्होंने एक बार लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि देश में कुछ भी होता रहे और हमें कोई मतलब नहीं और हम तटस्थ बने रहेंगे। जब बात राष्ट्र धर्म से जुड़ी हो तो धर्म युद्ध में आप तटस्थ या निरपेक्ष नहीं रह सकते। या तो आप धर्म के साथ हैं या फिर उसके विरुद्ध।